अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं नाउ न्यूज़ नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं कराची की टिम्बर मार्केट में और जो आज हमारे मेहमान हैं शर्जील गोपलानी साहब, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, हमारे लिए इंतहाई मोहतरम हैं। कराची के छोटे ताजिरों के लिए ख़ास तौर पे इन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई है। ना सिर्फ छोटे ताजिर बल्कि हर प्लेटफॉर्म पे ताजिरों को जो भी मसाइल पेश आए उसके लिए इन्होंने भरपूर अपने जो है वो इक़दामात के लिए किरदार अदा किया है। तो हम बात करते हैं शर्जील गोपलानी साहब से। शर्जील गोपलानी साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो हम अभी बात करते हैं हालिया दिनों में जो एक मामला चल रहा था डॉलर की ख़रीदो फ़रोख्त से मुताल्लिक, जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो बुनियादी वजूहात क्या है और आया कि वो मसला हल होने की तरफ जा रहा है या मज़ीद? देखें, हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त डॉलर जो उस वक्त इनके पास डिमांड बढ़ी थी तो एक कानून निकाला कि जो भी डॉलर ख़रीदेगा जहाँ से भी उसको बायोमेट्रिक और आईडी कार्ड के ऊपर डॉलर ख़रीद दें। ठीक है, डॉलर की ज़रूरत इसलिए है हमें कि एक तो हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस वक्त हमारा जो एक्सपोर्ट भी है वो भी रॉ मटेरियल भी जो है हम इंपोर्ट ही करते हैं मेजॉरिटी। और साथ साथ जो सबसे बड़ा अलमिया हमारे साथ हुआ है वो ये हुआ है कि पिछले 70-80 साल में हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे तवज्जो नहीं दी। तो आज कराची का बच्चे को वैसे भी आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं मिलता, तो वो बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो लाजमी बात है कि फैमिलीज़ को डॉलर ख़रीद के बाहर भेजने पड़ते हैं उनको पढ़ाने के लिए। तो अब हो ये रहा है कि जब हम बायोमेट्रिक पे और NIC पे अपना डॉलर ख़रीदते हैं स्पेशल ताजिर बरादरी के साथ, उसके बाद हमें FIA का नोटिस आ जाता है, स्पेशली क्राइम CBC अपना कमर्शियल बैंकिंग सर्कल और एंटी करप्शन FIA, और नोटिस आता है कि भाई आपने इतना डॉलर ख़रीदा है या ह्यूज अमाउंट में आपने डॉलर ख़रीदा है, आप हमारे पास आके अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। मैं डॉलर जब ख़रीदता हूँ और आज आपका सिस्टम ये है कि आपका NIC जो है वो नादरा से लिंक हो गए और आप ये कह रहे हैं कि हमने वन लिंक पे लेकर गए हैं जिसमें FBR भी मौजूद है, कस्टम भी मौजूद है, FIA भी मौजूद है, तमाम इदारों के पास उसका डेटा शेयर हो जाता है। जब मैं टैक्स पे कर रहा हूँ पूरा, मैं टैक्स पे करने के अलावा मेरी वेल्थ में डिक्लेयर है कि मेरे पास इतना ऑफिशियल पैसा है, मैं उससे अपना डॉलर ख़रीद रहा हूँ, तो मुझे फिर FIA का नोटिस भेजने का क्या मतलब है? ताजिर बिरादरी देखें, कहीं भी दुनिया में ताजिर और इंडस्ट्री जब कारोबार करते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको फैसिलिटीज़ इस तरह दी जाती हैं कि उनकी जो पोजीशन होती है वो VVIP होती है। पाकिस्तान में अलमिया ये है कि हमारे जैसे ताजिरों को बुला के FIA के दफ्तर के बाहर बिठा दिया जाता है जैसे हम मुजरिम हो, मुलजिम हो। हम जुर्म तो नहीं कर रहे शहर में काम करके, इस मुल्क में काम करके, जो हुकूमत की जिम्मेदारियाँ हैं वो हम पूरी कर रहे हैं। जैसे कि इस शहर में आप AD देख लें, दुनिया उसको रिकगनाइज करती है, सैलानी देख लें, दुनिया मानती है कि भाई सैलानी का इतना बड़ा नेटवर्क है। ये चलाने वाले रब की ज़ात है, इंसान की कोई ताकत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो ये फैसिलिटेटर्स हैं या जो इसके अंदर काम कर रहे हैं वो कराची के ताजिर और इंडस्ट्रियलिस्ट ही है ना, जो ये निज़ाम चला रहे हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा मेरा ताल्लुक मेमन बरादरी से, हम बेशुमार यहाँ अस्पताल चला रहे हैं। मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट आप देख लें कि किस लेवल का हमारा हॉस्पिटल है। इसके बाद भी अगर आप हमें FIA के दफ्तर के बाहर बुला के बिठा दें तो ये एक जुल्म और बहुत बेइंतहा नाजायज़ बात है। आपको ये लगता है कि किसी ने टैक्स नहीं भरा तो FBR का इदारा है, वो टैक्स कैलकुलेट करे, हमें नोटिस भेज दे कि भाई ये आपका टैक्स बनता है, हमारे हिसाब से ये टैक्स पे हुआ है आपका, आप ये टैक्स पे कर दें, या फलाने मजिस्ट्रेट के पास आप आ जाएँ, वहाँ बैठ के हम इसको नेगोशिएट कर लेते हैं। दुनिया में कहीं भी किसी शहरी को फ़ाइन किया जाता है तो उनको फ़ाइन करने के साथ पीछे जो नोटिस भेजा जाता है उसके पीछे लिखा होता है कि फ़लानी कोर्ट में इतने बजे तक, इतने दिन तक, फ़लानी डेट तक आप अपना इसको चैलेंज कर सकते हैं, फ़ाइन को, टाइम पीरियड। ठीक है। हमारे मुल्क में निज़ाम को सही करने की ज़रूरत है, हमारे लोगों को इज़्ज़त देने की ज़रूरत है, हमारे लोगों को एतमाद देने की ज़रूरत है। हुकूमत ये करने की जगह उनके साथ जो जुल्म का और शर्मनाक रवैया जो इख्तियार कर रही है, इससे मुल्क को और कौम को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, बात ये समझ में आ रही है आपकी कि जैसे पहले एक मसला था कि जाली शनाख्ती कार्ड के ज़रिए कुछ लोग जाली बैंक अकाउंट्स भी बना रहे थे और ट्रांजैक्शंस भी हो रही थी, डॉलर की ख़रीदो फ़रोख्त भी हो रही थी। लेकिन ये बायोमेट्रिक के बाद से तो मेरे ख़्याल से अब ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो अब बायोमेट्रिक के बाद वो बात आपकी सही है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि किसी भी शख्सियत को तलब किया जाए या उसका दिन ज़ाया किया जाए। तो अभी हुकूमती सतह पे अगर आपकी अगर बातचीत हुई है तो उसमें कोई पेशरफ नज़र आ रही है? या देखिए, एक नोटिस आया था हमारे एक ताजिर रहनुमा को जिसने डॉलर ख़रीदे ही नहीं थे। अच्छा, इस नोटिस के दौरान मैंने खुद डायरेक्टर आमिर फारूकी साहब को कॉल की, उनको मैंने बताया कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप मेहरबानी करके इसको
शॉर्ट आउट करें। उन्होंने बोला देखें हम तो जो बुला रहे हैं, हमें जो हुकूमत ने इंस्ट्रक्शन दी हैं पर इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हम उनकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको कॉल कर रहे हैं। हमारी अपने कोई इख्तियार नहीं है, जो हमें कहा जा रहा है हम वो कर रहे हैं। और मैं वहाँ बोल देता हूँ कि आप लोग जब आएँ तो आप लोगों को बिठाया नहीं जाए बाहर और फौरी तौर पे आपका स्टेटमेंट लेके आपको जाने दिया जाए। ये तो उनसे बात हुई और उस पर थोड़ा बहुत अमल दरामद भी शुरू हुआ। जिस ताजिर को एक नोटिस आया था जिसने डॉलर ही नहीं खरीदे, तो उनको उस पर जब हमारी बात हुई उनसे, तो उन्होंने जो उनके मैसेज आया वो ये है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको मालूमात कर रहे हैं और इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ है। तो अब हुआ जो हमारी समझ में आ रहा है, उसमें भी एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के अंडर में नहीं है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी तो वो होगी जिस मुल्क से वो ऑपरेट हो रहा है, जिनके ताबे है, तो वो इस मुल्क के खैरख्वाह नहीं है, वो खैरख्वाह अपनी चीज़ों के, अपने लोगों के। तो हमारे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है लोगों का एतमाद ख़त्म करके। मॉनेटरी पॉलिसी भी मेरे ख्याल से अभी जिस तेज़ी से पहले आई मॉनेटरी पॉलिसी, फिर उसमें तब्दीली भी आप की गई। देखें दुनिया में रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक कहा जाता है, जो आपका पूरा फंड रखते हैं या पैसा आपका उनके पास होता है, उनकी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी आपकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली होती है। हमारे साथ तो इस दफ़ा ये हुआ कि 24 डेज में आपने मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर दी। कैसे कर सकते हैं? एक बंदे ने, देखिए मैं तो सूद के खिलाफ हूँ। हमारा जो माशरा, हमारा निज़ाम जो है, मेरे रब जो है वो सूद का मना करता है। फिर भी जो लोग बैंक से काम करते हैं तो वो कम से कम अपना कोई जो है देखते हैं कि भाई 1 साल के लिए मैंने ये लोन लिया है, इसलिए मेरे को इतना परसेंटेज यहाँ लगेगा, इतना परसेंटेज मैं कमा के पे बैक करूँगा। लेकिन जब वो मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होगी, वो कहाँ से पे करेगा? सूद को जो हराम करा दिएगा, इसकी वजह यही है कि यहूद जो हैं वो अपनी सहूलत के हिसाब से सूद वसूल करते थे और लोगों का अपने ताबे करके उनको तबाह कर देते थे। आज हमारे साथ भी वही हो रहा है, क्योंकि जिसके अंडर में ये आपका स्टेट बैंक आ गया है वो सूदखोर कौम है। वो सूदखोर कौम जो है वो हमारी कौम को किसी किस्म से अभी कारोबार नहीं करने देगी, ना हमें पनपने देगी। तो इस वक्त इन चीज़ों को बहुत सोचने की ज़रूरत है कि जो अल्लाह का निज़ाम है ना, वो बिल्कुल क्लियर निज़ाम है। अल्लाह के निज़ाम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ये मैंने निज़ाम तुम्हें दे दिया है, तुमने इसके हिसाब से अब ज़िंदगी गुजारनी है और इसके हिसाब से चलना है, तो तुम फ़ायदे में रहोगे, वरना तुम हर वक्त खसारे में ही हो। तो हमें इस वक्त हमारे हुक्मरानों को जो मदीने की रियासत बनाने की बात करते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये करने क्या जा रहे हैं। तो स्टेट बैंक को किसी भी तरीके से जो भी हो सके, अगर आपके पास पैसे का मसला है तो पाकिस्तान के अशराफिया को बिठाएं, पाकिस्तान के लोगों को बिठाएं, इनको एतमाद में लें और इन सूदी निज़ाम से जान छुड़ाएं। अच्छा, ये अब जिस तरह के भी जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो या जो भी हो, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमें बनी हुई हैं। तो आया कि जो बड़े ताजिर है और छोटे ताजिर है, उनकी कोऑर्डिनेशन किस हद तक जो है वो कारगर साबित होती है? आया कि वो साथ देते हैं, नहीं देते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या है? देखिए, पाकिस्तान के निज़ाम में जो ताजिर एसोसिएशन हैं, सबसे ऊपर जो इसका दिया गया है दर्जा, हुआ है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके डीजीटीओ कॉमर्स में वो रजिस्टर्ड होता है और हर साल उसके इलेक्शन होते हैं। उसके अंडर में तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड बॉडीज़ जो कि डीजीटीओ कॉमर्स में रजिस्टर्ड हों पाकिस्तान लेवल पे, फेडरेशन लेवल पे, वो उसके तहत अपना काम करती हैं और एक मैकेनिज़्म चलता है। हमारे साथ कराची के अंदर जो जुल्म हुआ वो ये जुल्म हुआ कि एक ग्रुप पूरे का पूरा फेडरेशन पे कब्जा करके बैठा है, एक ग्रुप आपका चैम्बर पे कब्जा करके बैठा है। मैं कब्जा ही कहूँगा इसलिए कि देखें, आप इलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होती है। आप इस साल 17 या 19 फॉर्म रिजेक्ट किए गए, आप उसको चैलेंज करने जाएंगे डीजीटीओ कॉमर्स में, आपको वो सुना नहीं जाता। तो उनके मनमाने फैसले चलते हैं। अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका मजबूत हो जाता तो ये नीचे जितनी भी ताजिर इत्तेहाद हैं वो नहीं बनते। ये ताजिर इत्तेहाद बने थे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जिस दिन सही मानों में नीचे के आपके ताजिरों को, शटर पावर को डिलीवर करना छोड़ दिया था, जिस वक्त शहर पे गैंग वॉर मुसल्लत हो चुकी थी। तो उस वक्त ताजिर इत्तेहाद पहला बना था और उसके बाद मुख्तलिफ ताजिर इत्तेहाद बनते गए जो दरों में तकसीम होते गए। इस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना किबला दुरुस्त कर ले, तो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट की बात छोड़ के नीचे शटर पावर की बात करना शुरू करे, जो उसको डिलीवर करना चाहिए वो डिलीवर करे, तो इस शहर में किसी और तंजीम की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको ये बताता चलूँ, देखें कोविड-19 से हमने क्या सीखा। मुझे आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोई काम बता दें, या मुझे बात करते हैं कि हमने बोल्टन मार्केट सानिया में या टिम्बर मार्केट सानिया में हमने पैसे दिलाए। भाई पैसे आपने नहीं दिलाए। मैं खुद मौजूद था चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जिस वक्त उस वक्त के गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद साहब, फारूक सत्तार साहब, ये लोग जब आए
पब्लिक खड़ी हो गई, इवन के सीटों से तो खड़ी हुई, कुर्सियों के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने इनको बात नहीं करने दी चौधरी बात साहब को, और वो वहाँ से निकल के गए। उन्होंने बोला मैं अभी जा रहा हूँ, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी का उस वक्त इफ्तिताह था, जनरल मुशर्रफ साहब इफ्तिताह करने आ रहे थे, लेकिन मैं वहाँ जाके आपकी बात करूँगा कि आपको किसी तरीके का कंपनसेशन मिले। फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त जो आपका कंपनसेशन दिया तो उसके बाद प्लेटफॉर्म था चैम्बर को पैसा मिला, और चैम्बर ने जो हल्फ लिया उस हल्फ के तहत लोगों ने जायज़ पैसे लिए और वो पैसा लोगों में तकसीम हुआ। चैम्बर ने खुद आज तक इस शहर के कारोबार के लिए कौन सा प्रोजेक्ट मेरे को बता दें, कौन सा इंडस्ट्रियल जोन मुझे बता दें कि खुद बनाया। चैम्बर का काम है कि नए इंडस्ट्रियल जोन बनाने के लिए गवर्नमेंट को कन्विंस करे, नए प्रोडक्ट मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए लोगों को फैसिलिटेट करे और रिसर्च करके लोगों को काम पे डाले। हमारे साथ जुल्म ये हुआ है कि हमारा फेडरेशन और हमारा चैम्बर जो काम करना है वो नहीं करता, वो अपने ताल्लुकात बना के अपनी ज़ाती जो कारोबार के ऊपर तवज्जो देते हैं। इनको रिसर्च करना इनका काम था, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाना इनका काम था। हुकूमत को हम ब्लेम तो करते हैं, लेकिन हुकूमत के साथ इन इदारों की जिम्मेदारी है। मैं कोविड-19 की आपसे बात कर रहा हूँ। सही। कोविड-19 में चैम्बर ने राशन बांटने का काम भी मेरे ख्याल में शायद नहीं किया, अगर किया है तो ये इसका काम से ज़्यादा काम था लोगों को कारोबार पे डालते। कैसे? हमने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि आप बिलासूदी कर्जे दें ताकि लोग उन कर्ज़ों से अपना कारोबार और निज़ाम ज़िंदगी चला सकें, और 5 साल 10 साल के लिए कर्जे दिए जाएँ, जिन्होंने नहीं दिए। मैं एक बहुत छोटी सी एसोसिएशन चलाता हूँ जिसका नाम है ऑल सिटी ताजिर एसोसिएशन। बहुत छोटी सी है, मेरे साथ बहुत कम लोग होंगे। मैं बोलता हूँ चैम्बर के मुकाबले में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं चींटी हूँ, वो हाथी हैं। मैंने और मेरी तंजीम ने ये सीखा इससे कि हम उनसे मांगने तो गए, उन्होंने दिए नहीं दिए। हमने अप्रोच किया अक़ुव्वत फाउंडेशन को। डॉक्टर अमजद साकिब कराची आए हुए थे, इत्तेफाकी बात है कि उनसे मुलाकात हो गई, मेरे दफ्तर आए वो, और हमने अक़ुव्वत फाउंडेशन के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और एक हमने एग्रीमेंट किया आपस में, MOU साइन हुआ हमारा कि 50% पैसा हम देंगे, 50% पैसा अक़ुव्वत फाउंडेशन डालेगी, और दोनों मिलके जो पैसा आएगा वो लोगों को कर्ज़े हसना की शक्ल में बिलासूदी हम कर्जा देंगे। दफ्तर हमने प्रोवाइड किया, स्टाफ और सिस्टम मैकेनिज्म सारा हमने अक़ुव्वत का लिया, उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अक़ुव्वत को हमने ये बोला आप जिस तरह पैसा बांटते हैं, जो आपका मैकेनिज्म है उसके तहत आप जो है मेरिट पे लोगों को पैसे दें, फंड हम अरेंज करके देंगे आपको। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह आप बैठे हुए हैं, इस मार्केट से 300 के करीब लोगों को पिछले 6 माह में कर्ज़े हंसना दिया गया। 1 करोड़ रुपए के करीब हम पैसा बांट चुके हैं, ठीक है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस बंदे ने पहले कर्जा लिया था और जिस बंदे ने आखिरी कर्जा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह 100% हमारे पास रिकवरी है। अच्छा, मैंने उन लोगों से पूछा, अब शौक है मेरे को सीखने का, कुछ लोगों से मैंने पूछा कि भाई ये आप कर्जा लेके जाते हो, छोटा सा कर्जा हम देते हैं 35,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का, उसमें आप कारोबार कैसे करते हो? तो किसी ने बताया मैं ऑयल का ड्रम लाता हूँ, ऑयल बेचता हूँ। कुछ औरतें सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं, तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप ये कैसे भरते हो? यकीन करें, जो खैर और शर का फ़र्क अल्लाह ताला ने तो रखा है, लेकिन मुझे ये बात समझ में आई कि वो बिलासूदी जो कर्जा जिनको दिया गया उसमें बरकत इतनी है। उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमारे घर का खर्चा चलता है, हम माल कैश पे खरीदते हैं, हम माल बेचते हैं, इसके बाद आप लोगों का किस्त भी हम दे के जाते हैं, सूद इन्वॉल्व नहीं है। सूद इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, हम ना कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लेते हैं, ना सर्विस चार्जेस लेते हैं, हम कोई चीज़ नहीं लेते। तो ये काम चैम्बर के करने का है। और मैंने चैम्बर की लास्ट मीटिंग में जो बुलाई गई थी, जिसमें मुझे भी बुलाया गया था, मैंने बाकायदा वहाँ मीटिंग में कहा कि भाई आप ये काम करें चैम्बर के लिए। मैं छोटा आदमी, बहुत छोटा चींटी हूँ, जब 1 करोड़ रुपये मेरे जैसा कमज़ोर आदमी जमा कर सकता है और काम करवा सकता है, तो ये तो बहुत बड़े लोग हैं। ये 10 करोड़ रुपये अगर ये डालें और 10 करोड़ अक़ुव्वत फाउंडेशन दे, तो 20 करोड़ रुपए अगर लोगों को इस शहर में कर्जा मिलना शुरू हो, तो आप ये सोचें कि 10 साल बाद इस शहर का हाल क्या होगा। देखिए, ये सीखने की बात होती है, ये काम करने की बात होती है। हम डिज़ास्टर हो जाता है कोई, हम बात करते हैं चैम्बर ने किया, चैम्बर ने, वो भाई हुकूमत करती है, चैम्बर तो खुद वो बुलाएगी क्योंकि एक इदारा है, उसको उसने इज्जत देनी है। चैम्बर ने आज तक डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड क्यों नहीं रखा? टिम्बर मार्केट की आग लग जाए, कोऑपरेटिव मार्केट की आग लग जाए, भाई पैसा गवर्नमेंट देगी, 3 साल लग जाए, साल लग जाए, 6 महीने लग जाए। जिस घर की दुकान जल गई उस पर कितने लोग बेरोजगार हुए? कोऑपरेटिव मार्केट में 500 दुकानें अगर जली हैं और एक दुकान पे आप ये समझें कि 2 फैमिलियाँ बैठी थी, 1000 फैमिलियाँ तो ऑनर्स प्लस मिनिमम 3 बंदे आप देख लें उस दुकान पे काम करते हैं, तो तकरीबन आप समझो 1500 खानदान वो
और 1000 खानदान वो 2500 खानदान जो डिस्टर्ब हुए हैं, वो डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली जो सिस्टम था वो अलग था। अगर ये फंड चैम्बर के पास होता, चैम्बर बोलती भाई ये दुकानें साफ करो, दुकानें चालू करो, फिर हम देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने अभी इतनी सारी बात बताई, तो उसका जो कुल लुबे-लुबाव है वो ये समझ में आ रहा है कि चाहे ताजिर बड़ा हो छोटा हो, उन सबका मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। मुत्तहद होने बहुत ज़रूरी है। अब हमारे साथ जुल्म हुआ है कि हमने सीखा अंग्रेज़ों से एक चीज़ ये सीखिए, डिवाइड एंड रूल। वही अंग्रेज़ों से ये चीज़ सीखी जो कि गलत है। हमारा जो दीन है, हम जिसकी बात करते हैं वो इज्तिमाइयत की बात करता है, वो इनफरादियत की बात नहीं करता। वो आपको बोलता है मस्जिद में आके तमाम लोग एक साथ नमाज अदा करो ताकि इज्तिमाइयत हो, किसी को दुख तकलीफ हो तो आपको पता चले, मकसद उसका ये। लेकिन हमारे चैम्बर और हमारे जो बड़े हैं वो उन्होंने हमेशा डिवाइड किया है और उस पर रूल करते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें जो 2020 गुजरा और अब ये 2021 भी ख़त्म पे है, कोविड की वजह से बड़ा नुकसान हुआ सबको। देन अब जो महंगाई या जो मईशत की जो सूरत हाल चल रही है, ख़ास तौर पे पेट्रोल में इजाफा हुआ, या अभी जैसे हमारी बात हो रही थी, आपने बताया कि भाई अगर हम स्पेसिफिक टिम्बर मार्केट की, लकड़ी के कारोबार की हम बात करें, तो आबाद वालों ने भी अपना काम बंद किया हुआ है। तो किस हद तक मुतासिर हुआ है अभी ये टिम्बर मार्केट का जो काम है? देखिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो बिज़नेस डिस्टर्ब है वो 60% प्लस है पूरे पाकिस्तान का। अब आप कराची के बिज़नेस की बात करें तो 40% प्लस कराची का तकरीबन हर शोबा डिस्टर्ब हुआ है। टिम्बर में भी आप समझें कि इस वक्त 200 से 250% महंगाई इस कोविड के दौरान हुई है। इसमें मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक तो कोविड दुनिया का असर आया, साथ में हमारे डॉलर की जो डिवैल्यूशन है वो बहुत तेज़ी से ऊपर गई। वो 70% के करीब, 60-70% के करीब आपकी डॉलर की डिवैल्यूएशन की वजह से उस पर फ़र्क पड़ा। फिर हमारा एक्सपोर्ट, जो ये तो बात कर रहे हैं कि बहुत हुआ है, नहीं, आपका एक्सपोर्ट हमारे हिसाब से इसलिए कम है कि हमारे पास जो वेसल्स आते हैं उन्होंने पाकिस्तान आना छोड़ दिया है। वो वेसल्स आते हैं इंडिया या मिडल ईस्ट, वो बड़े कैरियर वहाँ आते हैं, वहाँ माल हमारा उतार दिया जाता है पाकिस्तान का। जो 200 कंटेनर हमारे आते थे, अब 25 कंटेनर 20 कंटेनर हो गए इम्पोर्ट, तो उन्होंने वहाँ पे माल हमारा उतरता है उन पोर्ट्स पे, और वहाँ से जब ये माल आता है तो हमारा फ्रेट बहुत बढ़ गया। अगर इंडिया को एक आइटम का फ्रेट कंटेनर का $2000 मिल रहा है तो हमें $10,000 में वो कंटेनर लेना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की नाअहली और बेवकूफ़ी की वजह से हम ये महंगाई का खमियाजा भुगत रहे हैं और हमारा बिजनेस लॉस हो रहा है। अच्छा, ये तो हमने अभी शुरू में भी हम बात कर रहे थे, जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, वफाक की हम बात कर रहे थे। तो सिंध हुकूमत, जैसे कि पीपल्स पार्टी हर दौर हुकूमत में ज़्यादातर रही है, तो अब जो है वो सूबाई हुकूमत के साथ कराची के ताजरों का किस तरह का मामला रहा है? क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं, कुशन दे रहे हैं किसी मामले में या नहीं? देखिए, सिंध हुकूमत ने तो कराची के ताजरों से हाथ उठा लिया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल कोऑपरेटिव मार्केट है, जिसमें कुछ वज़रा मैंने सुना आए तो हैं लेकिन कोई काम नहीं हुआ। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है। दूसरी बात आप देखेंगे कि हमारे साथ जब बात हुई थी सीएम हाउस में, जिसमें सईद गनी साहब मौजूद थे, नासिर शाह साहब मौजूद थे, इम्तियाज़ शेख साहब मौजूद थे, मुर्तज़ा वाब जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी मौजूद थे, और हमसे कमिटमेंट की गई थी कि हमसे लोकल टैक्सेस अगले 2-3 साल के लिए ख़त्म कर दिए जाएंगे और हमसे लोकल टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे। अब आप अगर फिगर उठा के देखें, जो फिगर इनको मिले हैं वो 127% है। यानी जो अमाउंट इनको 1 अरब रुपये अगर मिलना था तो 127 अरब रुपये हमसे वो टैक्स वसूल किया गया। किस तरह किया गया? पानी का हमारे को ना मिलता है, ना सेवरेज का निज़ाम है हमारे पास दुकानों पे, हमको डबल टेबल करके पानी के बिल भेज दिए गए। आपका ट्रेड लाइसेंस हम पे एकदम से बढ़ा दिया गया, सिविल डिफेंस के रेट बढ़ गए। तो तमाम जितने भी इदारे इनके में जाते हैं उन्होंने हमसे मल्टीप्लिकेशन करके चार्जेस वसूल किए, और अगर हम नहीं देते तो होता ही है कि हमें कोर्ट के सामान आ जाते हैं, फिर हमें कोर्ट में पेश होना पड़ता है, पेशकार को पैसे देने पड़ते हैं, फिर इनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। तो हमारे साथ तो जुल्म और ज़्यादती की हुकूमत सिंध ने इंतहा कर दी है। अब अगर हम बात करें जो सियासी जमातें हैं कराची की, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर पॉलिटिकल जो भी सिनेरियो चल रहा है, या अक्सर व बेशतर ये होता है कि कोई पार्टी किसी के साथ दे रही, कोई पार्टी एहतजाज कर रही है, तो क्या पूरे सियासी मंजरनामे में भी ये कराची की मईशत जो है वो उस पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखें, होता ये है कि इस वक्त सिंध हुकूमत के अगेंस्ट जितनी भी पार्टियाँ हैं वो तमाम की तमाम इस वक्त हस्ब इख्तिलाफ में तो हमारा सपोर्ट करती हैं। अब जैसे कोऑपरेटिव मार्केट के साने में अगर आप देखें तो पीटीआई ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। इसमें स्पेशली मैं अप्रिशिएट करूँगा खुर्रम शेर जमान को,
जितने ने गवर्नर साहब को भी कन्विंस किया और आफ्ताब सिद्दीकी साहब के फंड से उस मार्केट को रेनोवेट करके वो दे रहे हैं बगैर किसी चीज़ के। हमें तो जिस दिन इन्होंने बोला कि हम कल से काम शुरू कर रहे हैं उस दिन से काम शुरू हुआ है। तो ये काम बेसिकली सिंध गवर्नमेंट का था, लोकल गवर्नमेंट का था, लेकिन वो करके दे रही है आपको फेडरल गवर्नमेंट। अब MQM हो गई, PSP हो गई, आपकी TLP हो गई, PTI हो गई, तमाम की तमाम सियासी जमातें हमारे साथ इसलिए करी हैं। मैं आपको इसकी मिसाल दूं, जो हमने भूख हड़ताली कैंप लगाया था कोविड के खिलाफ, क्योंकि बार बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मार्केटें नहीं खुल रही थी। तो 3 दिन के अंदर आप देखें कि मौलाना औरंगजेब फारूकी साहब से लेके तमाम लोग, चाहे सुन्नी तहरीक हो, चाहे तमाम सियासी पार्टियां हमारे पास कैंप में मौजूद थी, और हमारे साथ बात होगा तो एक साथ 5-5, 6-6 सियासी पार्टियां वहाँ बैठी हुई थी। और PTI ने तो इतना हमारे साथ काम किया कि उन्होंने अपने एक MPA राजा अजहर, वो 3 दिन 3 रातें हमारे साथ भूख हड़ताल में शामिल रहे एंड तक। और हमारे जब मुज़ाकरात हुए तो वो उसके में नहीं बैठे, लेकिन वो उन्होंने हमें पूरी सपोर्ट की, तमाम सियासी पार्टियों ने हमें सपोर्ट की। और मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इस शहर के लिए शायद थोड़ा बहुत दर्द हमें नज़र आता है, वो अदब इख्तिलाफ में नज़र आता है। चलें, अब एक बहुत बड़ा फेज़ अभी कुछ अर्से पहले भी गुजरा था, जो अमन व अमान की अगर हम बात करते हैं, ताजिरों ने बड़ा सरवाइव किया, बत्ताखोरी और दहशतगर्दी और तरह तरह के जो मामला चल रहे थे, टारगेट किलिंग। तो अब अमन व अमान की सूरत हाल अब आप किस तरह देखते हैं शहर में? देखिए, ये फ़र्क पड़ा है या नहीं? बिल्कुल। आप एक चीज़ देखें कि अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होती है और लोकल गवर्नमेंट की होती है पूरी दुनिया में। हमारे साथ जुल्म ये हुआ कि लोकल गवर्नमेंट ने उसको सियासी मसला बनाया, और जब हमने चीखना शुरू किया तो पाक फ़ौज ने रेंजर्स जो है उसके ज़रिए और पुलिस के ज़रिए ऑपरेशन करवाया। उसके बाद से इस वक्त कराची की अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है, बेहतरीन, आइडियल पे आप कह सकते हैं, इसलिए कि उस वक्त 125वें 26वें नंबर पे कराची शहर आता था दुनिया में अमन व अमान के मामले में। इस वक्त पूरी दुनिया में जो आपका रेटिंग आई है, वो कराची जो है अमन व अमान के मामले में 6ठे नंबर पे, और आलूदा और गंदे शहरों में 8वें नंबर पे। उस वक्त 126वें नंबर पे था आलूदगी में और गंदगी में, आज वो 8वें नंबर पे। तो हमारी सूबाई हुकूमतों ने और फेडरल गवर्नमेंटों ने हमेशा मुल्क और आवाम को मेरे हिसाब से तो नुकसान ही पहुँचाया। ये मेरी राय है, मैं किसी और की राय नहीं दे रहा हूँ, मेरी राय है कि उन्होंने नुकसान पहुँचाया। लेकिन पाक फ़ौज के ज़िम्मेदार इदारों ने इस शहर के अमन व अमान में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मेरे हमेशा एक बात करता हूँ, कहीं भी कोई बात होती है मुझे कहा जाता है कि आप पाक फ़ौज को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं या कोई, उसकी वजह मैं आपको आज बताऊँ। हमारे सिविल सेक्टर ने, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने आज तक हम सुई की एक फैक्ट्री नहीं लगा सके, लेकिन हमारी पाक फ़ौज के अंडर में जो इदारे हैं उन्होंने जहाज़ बना लिया, और आज हमारा JF-17 एक्सपोर्ट हो रहा है, दुनिया से हमें ऑर्डर मिल रहे हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत आगे। वजह क्या है कि हर तरीके से जो है पाक फ़ौज ने अपने डिलीवर किया। हमारी जो अपने सिविल इदारे हैं वो आज तक डिलीवर नहीं कर सके, वो हमेशा एक दूसरे के चक्कर में रहे, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नुकसान। आज भी अगर सिंसियर लोग आपको मिल जाएं, मैं बोलता हूँ ये 2 साल के अंदर पाकिस्तान मिनिमम जो है, आज आप देखें $32 अरब या $34 अरब पे आप पहुँचे हैं एक्सपोर्ट में। लबनान हमसे बहुत पीछे, $53 अरब की एक्सपोर्ट है। आज अगर आप बात करते हैं बांग्लादेशी, तो 80-84 अरब पे खड़ा हुआ है वो। हम अगर सही मानों में काम करें तो $150 अरब से ऊपर का एक्सपोर्ट पाकिस्तान से हो सकता है। पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पाकिस्तान में ना वसाइल की कमी है। चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपनी मेन फोर्स को, वर्क फोर्स को इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी अपने पास लेके दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। कि आज अमेरिका चीख रहा है कि मैं इससे कंपटीशन नहीं करता। यूरोप जो है अपनी पूरी टेक्नोलॉजी चाइना में जाके मूव कर गया और चाइना ऊपर गया, हम क्यों नहीं कर सकते? सही। हमारी बात हमेशा हमने बात की है कि भाई आप ओपन ट्रेड पॉलिसी खोल दें। जिस दिन आपने ओपन ट्रेड पॉलिसी रख दी, आपके पास फुर्सत नहीं होगी, आपका कोई बच्चा बेरोजगार नहीं होगा, आपके पास ये डकैती, ये जो स्ट्रीट क्राइम्स है ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथ मसला रोज़गार है, मैशियत का मसला है। अगर ये मसला सही लोग आके बैठ जाएं तो ये मसला बड़े आसानी से हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया शर्जील गोपलानी साहब अपना कीमती वक्त देने का। नाज़रीन, हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजिरों के, वो हमने शर्जील गोपलानी साहब से सुने, तो समझ में ये आया कि विफाक हो या सूबाई हुकूमत हो, कराची चूँकि शहरग है, पाकिस्तान की मुआशी शहरग है, तो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि विफाक और सूबाई हुकूमत का ताजिरों का साथ देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये समझ में आई कि ताजिरों का ख़ुद का, चाहे वो बड़ा ताजिर हो या छोटा ताजिर हो, इनका मुत्तहिद होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जो बुनियादी मसाइल हैं ताजिरों के वो हल हो सकें।
कैमरा टीम के साथ हिलाल नजमी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।